गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत माबानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 1 मार्च 2021 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड जो है वो काफ़ी एंजॉय किया होगा। अब्राहम लिंकन का एक कोट है, सर माई कंसर्न इज़ नॉट वेदर गॉड इज़ ऑन आवर साइड, माई ग्रेटेस्ट कंसर्न इज़ टू बी ऑन गॉड्स साइड, फॉर गॉड इज़ ऑलवेज राइट। अब्राहम लिंकन। क्या भगवान मुझे सपोर्ट कर रहे हैं? क्या भगवान मेरी टीम में हैं? ये प्रश्न नहीं, प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या मैं सत्य, क्या मैं भगवान ईश्वर अल्लाह की टीम में हूँ या नहीं। इसके साथ आज हमारे टेबल के ऊपर 3 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं और कुछ MCQs हैं, फिर न्यूज़ आइटम्स को देखेंगे लाइक एवरीडे। लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है। इस स्मार्ट कोर्स के सब्जेक्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। स्मार्ट कोर्स के बहुत सारे फीचर्स भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करके इसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, या फिर हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। डियर फ्रेंड्स, कल जो मैंने आपको कुछ प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, और आज का पहला प्रश्न जो है वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसको आप एक बार देख लीजिए। Name the oldest genus in a group of the earliest known primates called Plesiada piforms. Plesiada piforms. तो इनका इनका जो ओल्डेस्ट जिनस है इस ग्रुप का, उसका नाम बताइए। फिर हाल ही में USA ने एक स्ट्राइक की थी। USA ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की थी, और ये जो स्ट्राइक है ये की गई थी क्योंकि ईरान जो है, ईरान की कुछ फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये चीज़ USA ने की थी। तो बताइए कौन से एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इसमें USA ने किया है। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन। इंडियन टॉय फेयर 2021 को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक टॉय को सिंगल आउट किया है E-मार्केटिंग टॉयज़ के लिए। तो उस टॉय का नाम क्या है? एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को कब एस्टैब्लिश किया गया था? और विच इज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स इन इंडिया? 4 नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक। निकोबार डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी। स्टेट्समैन नाम का जो न्यूज़पेपर है उसका ये आर्टिकल है। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये आर्टिकल जो हैं ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑफ कोर्स हम नॉलेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस आर्टिकल में आपको प्रीलिम्स के साथ जुड़ा हुआ कुछ डेटा भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स को लोकेट करते हैं। तो यू कैन सी हियर, ये हैं अंडमान आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स यहाँ पर हैं। ये हैं बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर इंडिया मेनलैंड है, श्रीलंका, मालदीव्स, देन यू कैन सी हियर बर्मा, राइट, म्यांमार या फिर बर्मा। थाईलैंड को यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये इंडोनेशिया का है। दिस इज़ साउथ चाइना सी, दिस पोर्शन हियर, राइट, ये साउथ चाइना सी है। और ये वाला जो एक छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पर, एक छोटी सी लाइन नज़र जो आ रही है, एक नहर टाइप, इसका नाम है मलाका स्ट्रेट, जिसके बारे में रेगुलर स्टूडेंट्स जानते होंगे। मैंने कई बार मलाका स्ट्रेट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। तो आप इजीली देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये सारे रीजन से, ये पूरा जो रीजन है इससे बहुत दूर नहीं है। सुमात्रा, फिर कोकोस आइलैंड ऑफ म्यांमार, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। नाव, ये इसका लोकेशन हो गया। अब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ की बात करें तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर, जब हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत के तहत था, उस टाइम पर भी ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट्स थे। डच, फ्रेंच, जापानीज़ लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए, उनको साउथ ईस्ट एशिया से दूर रखने के लिए, या फिर उनका अगर
यहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस अगर बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए ब्रिटिश लोगों के लिए, ब्रिटिश हुकूमत के लिए ये अंडमान और निकोबार वाले आइलैंड्स जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। आज की बात करें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। ये मोतियों की माला जो हैं ये बनाकर चाइना भारत का गला घोटने की कोशिश कर रहा है, एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यू कैन सी दिस पोर्ट हियर, फिर यहाँ पर हर जगह पर चाइना ने पोर्ट्स जो हैं उसको डेवलप करने की कोशिश की है। यहाँ पर भी हैं, अब यहाँ पर भी हैं। तो पूरा इंडियन ओशन, आप एज वी ऑल नो कि चाइना जो है वो इंडियन ओशन का लिटोरल स्टेट नहीं है। लिटोरल स्टेट यानी कि वो इंडियन ओशन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, लेकिन इंडियन ओशन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दुनिया का ज़्यादातर ऑयल जो है इस रीजन में प्रोड्यूस किया जाता है, फिर यहाँ से इसको अलग अलग जगहों पर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसके लिए आपको इंडियन ओशन का रास्ता जो है वो लेना पड़ता है, और भारत का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन की बात करें तो। चाइना जो है वो अपना यहाँ पर इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है। एक हद तक वो कुछ जगहों पर सक्सेसफुल भी हुआ है। तो चाइना को जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल जो करते थे वैसे ही भारत जो है वो चाहेगा कि चाइना का यहाँ पर इम्पोर्टेंस या फिर जो एक एक्सपांशन हो रहा है उसको हम उसके ऊपर नज़र रखें, उसको एक हद तक कंट्रोल करें। तो इसको लेकर एक न्यू ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में क्रिएट करने की बात जो है वो हमारे सामने आई है। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड जो हैं वहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। 100 बिलियन रुपीज़ का ये प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट इन कैंपबेल बे एट ग्रेट निकोबार नियर द नेशनल नेवल स्टेशन ऑफ बाज। ये कुछ इसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप इसको प्लीज़ एक बार दोबारा रेफर कर लीजिएगा। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, यू कैन नॉट जस्ट थिंक फ्रॉम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू। अकेले साइंस, अकेले डिफेंस, अकेले सिक्योरिटी, अकेले स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी एरिया को, किसी भी जगह को देख नहीं सकते। यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज पॉइंट ऑफ व्यू। आपको उसको एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना ही पड़ेगा। और ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में आपको यहाँ पर आपको 572 फॉरेस्टेड आइलैंड्स मिलते हैं, जिसमें 9000 से भी ज़्यादा एनिमल स्पीसीज़ हैं। और ये 9000 से भी ज़्यादा एनिमल स्पीसीज़ में से 1000 से ज़्यादा स्पीसीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ आपको इसी रीजन में देखने को मिलेगी। दुनिया के किसी और रीजन में ये एनिमल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इट इज़ पार्ट ऑफ द सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नीचे दिए गए लिस्ट में से आइडेंटिफाई करें कि आप कहाँ पर सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को पाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? नाउ यू नो इट वेरी वेल। दिस इज द हैबिटेट ऑफ डाइवर्स टेरेस्ट्रियल एंड मराइन स्पीसीज, whales, dolphins, dugong, hornbills, marine turtles, saltwater crocodile, tortoise, sea cucumbers, seashells, sharks, marine turtles, saltwater crocodiles, to mention a few. Sorry, यहाँ पर कुछ नाम रिपीट हो गए हैं, बट एज यू कैन सी हियर के वेल्स से लेकर टर्टल्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, ये सारी अलग अलग मराइन स्पीसीज़ जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और आपको शायद पता ही होगा, हॉटस्पॉट जो हैं, हॉटस्पॉट एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पर आपको एक्सेप्शनल रिचनेस मिलती है डाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी की, जहाँ पर आपको एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग या फिर एक बहुत ही यूनिक रिचनेस जहाँ पर मिलती है, उस जगह को हॉटस्पॉट कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसके अलावा ये नाम भी आपको याद रखने हैं। एक ईजीली
आपको डायरेक्टली एक एमसीक्यू इसके ऊपर से पूछा जा सकता है। नेग्रीटो ट्राइब्स, 4 नेग्रीटो ट्राइब्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। एक है द ग्रेट अंडमानीज, ओंज, जारवा, सेंटलीज। इसके अलावा निकोबार आइलैंड्स के ऊपर आपको मैंगोलॉयड ट्राइब्स, मैंगोलॉयड ट्राइब्स में हैं सोमफेन और निकोबारीज। अब निकोबारीज नाम जो हैं इट्स वेरी इजी, लेकिन आपको अगर सोमफेन पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ये भी ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एमसीक्यू एक ऐसा पूछा जा सकता है, कुछ ट्राइब्स के आपको नाम दिए जाएंगे जैसे कि मावरी, फिर उसके सामने देश का नाम जैसे कि न्यूजीलैंड, राइट, फिर ये कौन सी है, मसाई, मसाई, और उसके सामने आपको अफ्रीका का कोई भी एक देश का नाम, राइट, और फिर सेंटलीज इंडिया, या फिर सोमफेन और इंडिया, ऐसे प्रश्न। तो ये नाम जो हैं वो आपको अगर रटने पड़े तो थोड़ा बहुत रट लीजिएगा, बट यू शुड बी फेमिलियर विद दिस नेम्स, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो जो शिप्स होती हैं, बड़े बड़े जहाज़ जो हैं, ये मॉडिफाइड सल्फर रिच क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, CO2, SO2, NO2 इसको एमिट करते हैं, जो ग्लोबल गैसेस हैं। वन मोर थिंग, शिप्स जो होती हैं वो नीचे दिए गए 3 बड़े या फिर नीचे दिए गए कौन से गैसेस को एमिट करती हैं, CO2, NO2, SO2 या फिर ऑल ऑफ द अबाव, तीनों। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबाव। Keep this thing in mind as well. Harbors and port terminals also use diesel intensive machineries emitting pollutants in the environment. Harbors और ports जो हैं वहाँ पर भी डीजल इंटेंसिव मशीनरीज का इस्तेमाल होता है, जिससे और ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता है। ऑयल और पेट्रोकेमिकल पोल्यूटेंट्स जो हैं उसमें होता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH, जो हमारी डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेशन सिस्टम को अफेक्ट करता है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी होती है। ऑयल पोल्यूशन जो है वो बर्ड स्पीसीज़ के ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट होती है। बर्ड स्पीसीज़ जो, बर्ड्स के जो एग होते हैं उसका जो शेल है, ऊपर का जो पोर्शन होता है वो वीक हो जाता है, और इसकी वजह से एग जो है वो टूट जाता है, और बर्ड्स का जो ब्रीडिंग है उसके ऊपर भी इसकी एक इम्पैक्ट होती है। फिर एक बहुत ही इजी है निकोबार पीजियन, जो आपको निकोबार रीजन में देखने को मिलता है। तो ये जो पूरा ट्रांसशिपमेंट है, निकोबार ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ये इसी रीजन में होगा, जिसकी वजह से निकोबार पीजियन के ऊपर भी इसकी इफेक्ट हमें देखने को मिल सकती हैं। फिजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ एंकरिंग ऑफ वेसल्स, जब आप किसी वेसल को एंकर करते हैं, वहाँ पर पार्क करते हैं, राइट, तो जो एंकर होता है कुछ इस टाइप का दिखता है, राइट, इसकी एक चेन होती है, तो इसको जब आप छोड़ते हैं तो ये जो इंफ्रालिटोरल एल्गी हैं और सेंसिटिव बेंथिक फ्लोरा और फोना जो हैं, इसके ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट होती हैं। और जो पेंट्स का इस्तेमाल होता है, जो कलर का इस्तेमाल होता है शिप्स के ऊपर, उसमें टॉक्सिक ट्राईब्यूटिन TBT इसमें होता है, जिसकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है। तो ये कुछ इसके रिस्क्स हैं, और इस आर्टिकल के अंत में तो यही एक सजेशन दिया गया था कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। बट अब देखते हैं कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है या फिर एनवायरनमेंट को, या फिर इसका कोई एक मिडल ग्राउंड अगर हम ढूंढ सकें तो दैट वुड बी बेस्ट। हमें सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस करना है, लेकिन इसी के साथ साथ एनवायरनमेंट को और यहाँ की ट्राइब्स और बायोडाइवर्सिटी को भी रक्षा करनी है। तो एज यू कैन सी कि ऐसी चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं, जस्ट इमेजिन कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते या फिर चीफ मिनिस्टर होते या फिर अंडमान एंड निकोबार के एडमिनिस्ट्रेटर होते और ये प्रश्न आपके सामने आता, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग, इजंट इट, कि आप डिसीजन क्या लेंगे। इट्स ऐसी catch-22 सिचुएशन जो हैं वो भी फेस करनी पड़ती हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ये जो टॉपिक है ये जमाल खशोगी जो हैं वो वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज़पेपर के, आई थिंक वॉशिंगटन टाइम्स के, बट डजंट मैटर, बेसिकली USA के एक न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट थे।
सऊदी अरेबिया के सिटीज़न थे और सऊदी रॉयल फैमिली के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे उनके। एक बहुत ही सीनियर, एक बहुत ही वेल फेमस जर्नलिस्ट थे। अब CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का रिपोर्ट सामने आया है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये जो जमाल खशोगी हैं, इनकी जो हत्या की गई थी दैट वाज एग्जीक्यूटेड ऑन द ऑर्डर ऑफ MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, उनके आदेश से ही ऐसा ऑपरेशन कंडक्ट किया जा सकता है, ऐसा CIA ने कहा है। क्योंकि MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, MBS के कुछ खास सिक्योरिटी पर्सोनल जो हैं वो इस मर्डर में शामिल थे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, जहाँ तक मुझे पता है, इस व्यक्ति की लाश के टुकड़े किए गए। इनको इनफैक्ट कुछ केमिकल्स का उपयोग करके उनके बॉडी पार्ट्स को मेल्ट किया गया। कैन यू बिलीव इट? इतनी बुरी तरीके से इनकी हत्या की। और पता है इनकी हत्या भी कहाँ हुई? इनकी हत्या हुई टर्की में जहाँ पर सऊदी की कॉन्सुलेट हैं, सऊदी की एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस में गए थे। इनको बेसिकली दोबारा शादी करनी थी इस महिला के साथ, और ये सऊदी अरेबिया के सिटीज़न थे, तो उनको वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए वहाँ पर जाना था, ये ऑफिस में, सऊदी अरेबिया की काउंसिलेट में, राइट, इस्तांबुल में। तो वो वहाँ पर गए इस्तांबुल में, और वहाँ पर उनकी अपॉइंटमेंट थी। और दूसरी तरफ जब भी जैसे ही उनकी अपॉइंटमेंट रजिस्टर हुई, दूसरी तरफ एक पूरी टीम तैयार हुई, और ये टीम जो है वो इनके यहाँ पर पहुँचने से पहले ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच गई थी। कुछ लोग बाद में आए, ऐसा कुछ था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि टर्किश इंटेलिजेंस ने यह बताया कि खशोगी की जो बॉडी है उसको, उसके टुकड़े टुकड़े किए गए, उसको छोटे छोटे टुकड़े किए गए और फाइनली इसको डिस्पोज किया गया। गटर में से जो फॉरेंसिक डेटा कलेक्ट किया गया, उससे पता चला कि उसकी बॉडी को किस खास केमिकल से पूरा मेल्ट करके फिर बहा दिया गया, ऐसा कुछ था। तो ये पूरा एक ऑपरेशन हुआ। तो जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा देश जिसकी एम्बेसी, या फिर नॉट एम्बेसी बट कॉन्सुलेट ऑफिस में इस प्रकार की चीज़ें भी होती हैं, और उस देश के जो मेन लीडर हैं, जो उस देश के जो मेन सबसे ज़्यादा पावर फ़िलहाल उस देश में किसी के पास है, तो दैट इज़ विद MBS। तो US की कांग्रेस जो है, इसने इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में काफ़ी डिमांड की कि ये सारा डेटा उसके सामने आया, लेकिन उस टाइम पर प्रेसिडेंट ट्रंप थे, और ट्रंप साहब ने बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर दिया कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं ला जा सकती, एक्सेट्रा। और इसके पीछे भी काफ़ी रीजंस थे, क्योंकि मिस्टर ट्रंप जो हैं, उनके सन इन लॉ और MBS के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं। इसके अलावा मिस्टर ट्रंप जो हैं वो चाहते हैं कि वो सऊदी अरेबिया को उनके टेन्योर के टाइम पर USA से सबसे ज़्यादा आर्म्स जो हैं, बड़ी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनेशंस और ये सारी चीज़ें जो हैं, डिफेंस प्रोडक्ट्स जो हैं, उसका एक बहुत बड़ा कस्टमर है सऊदी अरेबिया। तो इतने बड़े कस्टमर को एक व्यक्ति की वजह से वो पूरे रिलेशनशिप को बर्बाद करना नहीं चाहते थे। एंड एज वी ऑल नो, मैंने कई बार इस चीज़ के बारे में आपको बताया है, लेकिन नए स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही क्विकली मैं कहूँगा कि सऊदी अरेबिया जो है वो USA का एक दोस्त देश है। इज़राइल जो है ये सऊदी अरेबिया का एक मित्र देश है, और ईरान जो है ये सऊदी अरेबिया का दुश्मन है, इज़राइल का दुश्मन है, और USA का भी दुश्मन है। तो ये तीनों का एक ट्रायंगल यहाँ पर बन जाता है। एक तरफ आप रख सकते हैं USA को, दूसरी तरफ है इज़राइल, एक है सऊदी, और बीच में इनका कॉमन एनिमी है ईरान। तो ईरान को रोकने के लिए, ईरान के ऊपर प्रेशर कंडक्ट करने के लिए, एक्सेट्रा के लिए सऊदी अरेबिया जो है वो USA के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर ये पूरे रीजन में बहुत सारे देशों को कंट्रोल अगर करना है तो डायरेक्टली आप, सऊदी अगर आपके पक्ष में है तो ये यमन, ओमान, बहुत सारे देश जो हैं वो, यहाँ का एक पावरफुल कंट्री है सऊदी अरेबिया इस रीजन का। सऊदी अरेबिया का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि
जैसे मैंने आपको बताया ईरान के साथ जो रिलेशनशिप है वो, और उसी के साथ इज़राइल के साथ बहुत सारे अरेबिक देशों के रिलेशनशिप रिसेंट पास्ट में काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। अब्राहम एकॉर्ड्स के बारे में आप जानते ही हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी मीन्स इज़राइल के साथ जो दूसरे अरेबिक देशों के रिलेशनशिप इम्प्रूव हुए हैं, तो उसमें भी सऊदी अरेबिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं यूएसए के लिए। फिर ईरान न्यूक्लियर डील को फिर से यूएसए जो है वो स्टार्ट करना चाहता है, और सऊदी अरेबिया बिल्कुल नहीं चाहेगा, इज़राइल बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये डील फिर से रिस्टार्ट हो। तो ऐसे कोई भी पॉइंट्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सऊदी अरेबिया के सामने नहीं रखना पसंद, मीन्स वो ऐसे पॉइंट्स नहीं रखेगा जिससे सऊदी अरेबिया नाराज़ हो जाए और सऊदी अरेबिया जो है वो फिर ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर यूएसए को प्रश्न उठाए। तो ये सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स से शायद यूएसए दूर रहना चाहेगा। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब आ चुका है, तो बहुत सारे लोगों का कहना ये भी था कि ह्यूमन राइट्स ट्रांसग्रेशन है या फिर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, फिर रिलीजियस फ्रीडम, और ये सारी चीज़ें अगर किसी देश में हैं तो फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आपसे बहुत ही नाराज़ हो जाएगा, आपके साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर करेगा, ये सारी चीज़ें। बट ऐसा नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वो देश क्या चाहता है, राइट। यूएसए जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखता है, और हम भी वही करते हैं, दुनिया के सभी देश ये करते हैं। दिस इज़ ए डार्क रियलिटी। तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें यूएसए के लिए इम्पोर्टेंट हैं कंपेयर टू दिस ब्रूटल मर्डर, और या आई वुड से कोल्ड एक कोल्ड ब्लड में जिस प्रकार से एक हैवानियत से इनकी जो हत्या की गई है, उनको इतना शायद इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। एंड दैट इज़ ए शेम, राइट। इट्स अ मैटर ऑफ शेम कि एक जर्नलिस्ट, और ये व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया था, उसने बेसिकली जो रियलिटी हैं कुछ प्रश्न उठाए थे, एमबीएस के खिलाफ प्रश्न उठाए थे, बहुत सारी उनकी पॉलिसीज़ और चीज़ों को दुनिया के सामने रखा था, और फिर आप नाराज़ हो जाते हैं और आप फिर जर्नलिस्ट की हत्या करवा देते हैं। तो दिस इज़ नॉट फेयर, इज़न्ट इट। मूविंग ऑन टू लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जनवरी, हर साल जनवरी और मई, ये दो ऐसे महीनों के बीच में आपको एडवांस एस्टिमेट्स हर साल देखने को मिलते हैं। इसमें जनवरी वाला जो होता है वो जो लेटेस्ट, जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट हमारे सामने आता है, वो इतना थरो नहीं होता। मीन्स इट्स नॉट के उनको रेफ़र नहीं करना है, इट्स ओके, इट्स गुड, बट लेकिन फिर जो मई वाला हमारे पास आता है, तो उस टाइम पर और ज़्यादा डेटा अवेलेबल होता है, और वो फिर लेट्स से मई 2021 से जनवरी 2022 तक वो डेटा चलेगा। तो वो ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा रोबस्ट होता है, ज़्यादा उसमें डेप्थ होती है। अब करंट फाइनेंशियल ईयर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, जो माइनस में होने वाला था, तो पहले ये बताया जा रहा था कि -7.7 होगा, लेकिन अब जनवरी का डेटा ये कहता है कि -8% जितना हो सकता है। तो ये सेकंड एडवांस्ड एस्टिमेट का कहना है। तो दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि भारत की इकोनॉमी जो है उसका जो सेकंड हाफ है, एक साल में 12 महीने होते हैं, राइट, और 12 महीनों को 2 में अगर डिवाइड करें, राइट, तो ये हो गया आपके 6 महीने। 6 महीनों में 2 क्वार्टर्स, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, अगेन 6 महीनों में क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। तो ये 3 महीने हो गए 12 मंथ्स, राइट। तो पहला क्वार्टर जो था उसका आंकड़ा हमारे सामने आया था -23.9। फिर दूसरा जो था दैट वाज -7.5 और समथिंग, राइट। और क्वार्टर 3 जो था वो भी माइनस में था, लेकिन क्वार्टर 3 का जो आंकड़ा हमारे सामने अभी आया है, तो ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है एज़ पर द लेटेस्ट एस्टिमेट। और अब ये बताया जा रहा है कि अब हमारी इकोनॉमी जो सेकंड पोर्शन जो है, सेकंड हाफ में हमारी इकोनॉमी
पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है. पर्टिकुलरली फॉर इंडिया, इवन दोज फिगर्स कुड चेंज इन द फाइनल एस्टिमेट्स एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द वास्ट इनफॉर्मल सेक्टर. हमारे देश में एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है. कपड़े, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, जिसमें बिलिंग और ये सारी चीज़ें नहीं हैं. जो हम रास्तों पर चीज़ों को देखते हैं, छोटी दुकानें, तो हमारे देश में बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है. ये सारे डेटा या फिर आंकड़े जो हमारे सामने आते हैं ये फॉर्मल सेक्टर के लिए, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा हमारे पास नहीं है. और इनफॉर्मल सेक्टर अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, वो नेक्स्ट ईयर, 1 साल के बाद पता चलता है. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. मीन्स डेटा जितना है वो पर्याप्त नहीं है, और फिर नेक्स्ट ईयर चीज़ों के बारे में पता चलता है, तो इट्स बिट डिफ़िकल्ट. दूसरी चीज़ कि इन द फर्स्ट क्वार्टर, जैसे मैंने आपको बताया, -23.9% हम माइनस में थे. अब लेटेस्ट कह रहा है 24.4. तो इट वाज वेरी बैड. ये लॉकडाउन की वजह से हुआ. सेकंड क्वार्टर जो है इसमें चीज़ें इम्प्रूव हुई, और थर्ड क्वार्टर में हम 0.4% इन पॉजिटिव, राइट. वी आर इन एटलीस्ट 0.4%, नॉट -4 और -5, राइट. हम ज़ीरो से थोड़े थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव में आगे है 0.4%, तो विच इज़ गुड. उसके पीछे कुछ रीजंस है. अब हमने वायरस के साथ जीना जो है, आप कह सकते हैं, सीख लिया है. कोविड-19 के केसेस जो हैं वो भी काफ़ी ड्रॉप हुए हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में फिर से नए केसेस नज़र आ रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है. ए ग्रेजुअल लिफ्टिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन, जब कोविड के केसेस कम होने लगे, लोग इसके साथ जीना सीखने लगे, तो फिर रेस्ट्रिक्शंस भी कम होने लगे, तो इसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटीज़ भी इम्प्रूव होने लगी. सर्विसेज की बात करें तो आज भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, जैसे कि कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं, कुछ होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन के बिजनेसेस जो हैं उसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है. और होटल्स, रेस्टोरेंट्स की बात करें तो सेकंड हाफ में भी इनका ग्रोथ जो है वो माइनस में रहेगा, या फिर इसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो ये एक चिंता का विषय है. बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो हैं वो इसमें चली गई हैं. बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं. This also means that urban economy, which accounts for over 2/3 of this services, is still ailing. आज भी बीमार है. 2/3 हमारे अर्बन इकोनॉमी में 2/3 जितना जो ये सर्विसेज का सेक्टर है वो आज भी बहुत ही इनकी हालत ख़राब है. गवर्नमेंट का कंजम्पशन जो है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है. 2% जितना गवर्नमेंट ने ज़्यादा स्पेंड किया है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो काफ़ी अच्छा पैसा खर्च किया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ड्रैग हमें नज़र आ रहा है. और हाईवेज़, रोड्स, मेट्रोज़, ये सारे जो लेबर इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन सेगमेंट हैं, इसमें भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा स्पेंड किया. और कंस्ट्रक्शन की एक अपनी एक रिपल इफ़ेक्ट होती है, एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट होती है. सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कितने सारे मज़दूरों को, कितने सारे क्षेत्रों को, जब आपके ट्रक्स ज़्यादा लोड लेकर यहाँ से वहाँ जाएंगे तो फिर ज़्यादा टायर्स उनको चाहिए, ज़्यादा ऑयल चाहिए, रिपेयरिंग चाहिए, राइट. जो गैराजेस हैं उनको काम मिलेगा, तो कितने सारे लोगों को काम मिलता है. रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी वजह से एक रिपल इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलती है. फिर जो लोअर हाउसिंग लोन रेट्स हैं, इसने भी एक अपना जादू दिखाया है. डेवलपर डिस्काउंट हैं, स्टैम्प ड्यूटीज़ कई जगह पर कम की गई है, तो इसकी वजह से भी बायर्स जो हैं वो थोड़े बहुत मोटिवेटेड हैं चीज़ों को ख़रीदने के लिए. कॉन्सिक्वेंटली कंस्ट्रक्शन जीडीपी ग्रोथ इज़ प्रोजेक्टेड टू रीबाउंड. जो माइनस में चला गया था कंस्ट्रक्शन, अब ये 7.4% में प्लस में है, फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा हेल्थी रेट है. मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कुछ जगह पर सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, तो चीज़ें अच्छी हैं. अगर आप होटल्स, रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करने वाले मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो फिर उनके लिए नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि उनके कस्टमर्स जो हैं, फाइनल यूज़र्स, जो रेस्टोरेंट यूज़र्स हैं, वो अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स का. तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो फ़िलहाल अभी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं. स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए, तो इसकी वजह से भी उन्होंने कुछ पैसे खर्च किए हैं. और स्टडी ग्रोथ के लिए हाउस होल्ड इनकम
एक सस्टेनेबल लेवल पर बढ़ती रहें, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एग्रीकल्चरल जीडीपी के बारे में आप जानते हैं कि ये 3% के आसपास रही, और लॉकडाउन के टाइम पर भी एग्रीकल्चर एसेंशियल सेक्टर में था, और गांव में इतना ज़्यादा कोरोना वायरस का कहर भी नहीं था, तो उस टाइम पर भी खेती बाड़ी का काम चलता रहा, अभी भी चल रहा है। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर जो है वो पॉजिटिव में रहा। ऊपर से बारिश भी अच्छी हुई, क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ, फूड इन्फ्लेशन थोड़ा अच्छा था, और होलसेल मार्केट में फूड इन्फ्लेशन अच्छा था, तो फिर किसानों को कुछ पैसे भी मिले हैं, एक्स्ट्रा पैसे वो कमा पाएँ। और वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, इम्यूनिटी जैसे बढ़ेगी लोगों की, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, और पॉजिटिव की तरफ हम आगे बढ़ते गए हैं। आज से एक नई शुरुआत भी हुई है, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है एज फार एज कोविड-19 वैक्सीनेशन इज़ कंसर्न फॉर सीनियर सिटीजन्स। और नरेंद्र मोदी साहब ने भी वैक्सीनेशन जो टीका है वो लगवाया है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक ओवरऑल इकोनॉमी का सिनारियो हमें नज़र आता है इस आर्टिकल में। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।